नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं हमारे रिपोर्टर्स खबरों के सत्य और तथ्यों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो फिर क्यों सुलग रहा है बांग्लादेश? एक खबर ने कैसे भड़काई चिंगारी और कैसे वहां पर जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई है सारी, इस पर करेंगे विस्तार के साथ चर्चा आज के न्यूज पंच में। और वो कहते हैं कि चाय पकौड़ों पर बातचीत की जाती है, लेकिन बांग्लादेश में चाय पकौड़ों के बयान पर अब बवाल हुआ है, क्योंकि ममता ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो विवादास्पद बोल दिए हैं। क्या है वो बोल और क्यों बिगड़े हालात, इस पर भी करेंगे चर्चा। और वहीं कैसे जब हम बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, तो परमाणु ऊर्जा देने वाला ये शांति बिल किस तरह से राष्ट्रहित और लोकहित से जुड़ा है, इस पर भी करेंगे विस्तार के साथ बात। लेकिन सबसे पहले न्यूज पंच में शुरुआत करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर से। तो आखिरकार बांग्लादेश सुलग रहा है। उस्मान हादी की मौत की खबर से चिंगारी भड़की, शेख हसीना का घर भी फूंक दिया गया। हालात पर यूनिस का नो कंट्रोल है। खबर यह है कि बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। हादी को पिछले सप्ताह गोली मार दी गई और उनका सिंगापुर में इलाज चल रहा था, जहां उनकी मौत हुई है। अब सबसे पहले इस खबर के बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको बताते हैं कुछ उन तस्वीरों के जरिए कि आखिरकार किस तरह से निशाने पर इस वक्त शेख हसीना का घर फूंक दिया गया। मीडिया भी वहां निशाने पर है। वहीं भारतीय सहायक का जो उच्चायुक्त है उसका घर भी आप देखिए कि वहां पर भी घेराव किया गया है। तो साफ तौर पर हालात बांग्लादेश में बिगड़े हुए हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि बांग्लादेश पहले ही राजनीतिक, अगर हम बात करें, राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, साथ ही साथ आर्थिक संरचना भी कमजोर हो रही है, क्योंकि वहां पर स्थायित्व है ही नहीं जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। तो उस लिहाज से अभी आने वाले साल में वहां चुनाव भी हैं और उससे पहले ये जो हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस खबर के बाद कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। और वहीं अगर देखें तो कैसे वहां का जो सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ छाया नेट है वो भी हिंसा की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। दृश्यों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि छाया नेट जो है वो भी हिंसा की भेंट चढ़ा। और साफ तौर पर, क्योंकि पॉलिटिकली अगर हम देखें बांग्लादेश में इतनी अस्थिरता है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे कट्टरपंथियों ने मशहूर ये सांस्कृतिक संस्थान जो है उसे निशाना बनाया। और आप देख सकते हैं कि वहां पर भीड़ ने तोड़फोड़ की। धनमंडी इलाके में स्थित है ये छायानट सांस्कृतिक भवन है। देर रात करीब 1:30 बजे इमारत में ये तोड़फोड़ प्रदर्शनकारियों ने की। फर्नीचर के साथ साथ जो वहां के वाद्य यंत्र थे उसे फूंक डाला। 1961 में छायानट की स्थापना की गई थी। और ये जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों में से एक है, जो वहां की सभ्यता का प्रतीक है। बंगाली संगीत विरासत को यह बढ़ावा देता है। अब जो हमलावर थे वो नकाब पहन कर आए थे, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का वहां पर कहना है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, जिस तरह से वहां पर आग लगाई गई और सेना और पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। तो हालात बांग्लादेश में ठीक नहीं है। अस्थिर होती हुई जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका परिणाम इस रूप में देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं बेकाबू भीड़ जो है वो कुछ समझ नहीं रही, कुछ देख नहीं रही, किस तरह से जो आप मान सकते हैं सरकारी प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि यूनिस सरकार आखिरकार कर क्या रही है और इन सब घटनाओं पर विराम लगाने के लिए आखिरकार प्रशासन कड़े फैसले क्यों नहीं ले रहा। अब ऐसे में बांग्लादेश धधक रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले बांग्लादेश एक बार फिर सुलग उठा। हादी की मौत की खबर ने इस हिंसा को भड़काया। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के घर को फूंक डाला। भारत के सहायक उच्चायुक्त के घर पर भी हमला बोला गया और जो द डेली स्टार अखबार है उसकी बिल्डिंग पर भी हमला किया गया। फंसे हुए जो पत्रकार वहां काम कर रहे थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। अखबार प्रोथोम अली के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई।
राजनयिक परिसरों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता में बढ़ोतरी है और ऐसे में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। कई गिरफ्तारियां हुई हैं, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकारी परिसर हैं वो भी सुरक्षित नहीं महसूस किए जा रहे, वहां पर भी तैनाती की गई है। जब जब बात करते हैं सुरक्षा की, और साथ ही साथ ये बेकाबू भीड़ किस तरफ इशारा कर रही है, क्या व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, और आखिरकार यूनिट सरकार की चल क्यों नहीं रही, यानी कि वहां पर इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं। और ऐसे में जब आने वाले समय में वहां पर चुनाव है तो स्थिति मुश्किल होती हुई। लेकिन क्योंकि हम लगातार इस खबर में आपको उस्मान हादी के बारे में बता रहे हैं, आखिर कौन था उस्मान हादी, कैसे हुई मौत, युवा छात्र और राजनीति से जुड़े हुए नेता इन्हें माना जाता है, छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक है। और छात्र आंदोलन की जब आप बात करते हैं तो मुख्य अगुवाई तौर पर ऐसे ही हमने देखा बांग्लादेश में कई उलटफेर हुए हैं। शेख हसीना विरोधी इंकलाब मंच के वो सदस्य थे। साथ ही आगामी चुनाव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो संभावित उम्मीदवार माने जा रहे थे। ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान हुआ ये हमला और सरेआम 2 हमलावरों ने सर में गोली मारी। सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। आप समझिए कि वहां चुनाव है और चुनाव में वहां बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहां जनमत संग्रह भी होगा, यानी कि प्लेबिसाइट है, रेफरेंडम है सॉरी, और उस रेफरेंडम के जरिए साथ ही साथ चुनावी मतदान प्रक्रिया को भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि ये दोनों संवैधानिक प्रणालियों को एक ही दिन में कराना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण फैक्टर हो सकता है बांग्लादेश के लिए। हमारे साथ नवल सिंह परमार इस वक्त ढाका से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवल सिंह, देखा जाए तो बांग्लादेश के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं जब हम राजनयिक और अस्थिरता की बात करते हैं। ऐसे में उस्मान हादी की मौत के बाद अभी किस तरह से सरकार कदम उठाएगी कि ताकि वापस स्थायित्व की तरफ बांग्लादेश लौट सके? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बांग्लादेश में और खास करके ढाका वगैरह में जो प्रोटेस्ट और इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसके बाद से जो माहौल बना है, उसमें एक घटना जो बनी उस्मान हादी का डेथ सिंगापुर में जो कल रात को हुआ, और उसके बाद जो माहौल बना है उसके लिए काफी जो स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, कहीं ना कहीं उनको एक मौके की तलाश थी। और जो एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो फैनेटिकल एलिमेंट्स है और जिन लोगों को मौके की तलाश थी, जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो या अपना कुछ जो इंटरेस्ट होगा, उन लोगों को एक मौका मिला और उसका फायदा उठाते हुए कल रात को उन्होंने डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे बड़े जो अखबार है बांग्लादेश के, उनकी ऑफिस में आगजनी की, उनके ऑफिस में स्टाफ को जो है घेराव किया, और उसके बाद काफी लोग जो फंसे हुए थे, जर्नलिस्ट फंसे हुए थे, वो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन टाइम पे अग्निशामक दल और आर्मी के पहुंचने की वजह से जी। उनको बचा लिया गया। साथ में जो एडिटर गिल्ड है, उनका जो चेयरपर्सन है, न्यू एज के एडिटर इन चीफ, उनको भी मैन हैंडल किया मॉब ने। मॉब जस्टिस जो है काफी रैम्पेंट है। और कल खुलना में एक जर्नलिस्ट को गोली मार के हत्या कर दी गई। और साथ में मेमन सिंह डिवीजन है, मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक माइनॉरिटी हिंदू मैन को ब्लेस्फेमी के केस में, कथित ब्लेस्फेमी के केस में मार दिया गया, उसकी बॉडी को टांगा गया पेड़ के साथ, और उसके बाद उसको आग लगा दी गई। तो देखा जाए तो हालात जो है काफी बेकाबू होता जा रहा है। और देर रात हमारा इंडिया का जो असिस्टेंट हाई कमीशन है चिटागोंग, वहां पे भी लोगों ने पथराव किया, उनके रेसिडेंस के ऊपर पथराव किया, जो डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ही देखा जाए तो गंभीर बाबत है कि रेसिडेंट हाई कमीशन, असिस्टेंट हाई कमीशन, उनके घर लेकिन पे पथराव नवल, हुआ है ये वहां पे। समझने की भी जरूरत है कि आने वाले चुनाव में प्रमुख चेहरा उभर कर सामने आ रहे थे उस्मान हादी। ऐसे में क्या खबर मिल पा रही है कि जिन 2 लोगों ने उन्हें गोली मारी है, क्या उनकी कोई पहचान हो पाई है? प्रत्यक्षदर्शियों का जिस तरह से बयान सामने आया है। नहीं, पहचान तो यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें बताया गया है कि कोई अननोन लोग है, पहचान हुई है, कोई बड़ा कोई नाम नहीं है। कौन इसके पीछे है वो तो अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन एक बांग्लादेश में यूथ में लीडर, पॉलिटिक्स में नाम कमाना, पॉलिटिक्स में आगे आने का एक चलन सा हो गया है, और जी। यूथ में और काम ज्यादा कुछ है नहीं, तो पॉलिटिक्स में आए और जो लोग जिस तरीके से 1 डेढ़ साल में यहाँ पे छात्र नेता उभर के आए हैं,
तो उनको देख के उनके रोल मॉडल जो है वो छात्र नेता है। जी। तो एक होड़ सी लगी है कि कौन ज्यादा रेडिकल व्यूज देता है। सोशल मीडिया का यूज होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह का, तो उनसे इन लोगों को पब्लिसिटी मिलता है। जी। और जब उनको पब्लिसिटी चाहिए तो उनको और रेडिकल स्टेटमेंट देना है। उसके लिए अवामी लीग हो या कोई कंट्री विशेष के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, बांग्लादेश खतरे में है, बांग्लादेश को हम झुकने नहीं देंगे, उस टाइप का जो स्ट्रीट साफ बातें करते हैं, और उसके चलते उनको पब्लिसिटी मिलता है। तो कभी ना कहीं ये इंटरनल राइवलरी भी लेकिन रहता नवल, है उन इसमें लोगों के सवाल बीच ये में। उठता है कि आखिरकार यूनिस सरकार का कोई कंट्रोल है भी या नहीं। दिन दहाड़े इस तरह गोलीकांड हो जाता है, उसके बाद। जी। जी। सरकार का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। इवन डिप्लोमेटिक जोन में भी सेफ्टी क्राइसिस है। तो जी। सरकार, पुलिस जो है, शेख हसीना के जाने के बाद 3 महीने तक तो काफी सारे पुलिस स्टेशन खाली थे। पुलिस का कॉन्फिडेंस नहीं है। पुलिस जो है उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कब सत्ता बदल जाए, कब कौन हमारे साथ क्या हो जाए, उनको पता नहीं है। तो पुलिस का कॉन्फिडेंस नहीं है, पुलिस का प्रेजेंस नहीं है। और जो लोग हैं वो उन्होंने टाइटुलर टाइप के बिठाए हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं है या फिर वो उनमें विल नहीं है। आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन आर्मी कहीं ना आपने कहीं बहुत अहम बात की नवल, की एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का अभाव है, यानी कि उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का जो किसी देश को स्थायित्व देने के लिए बहुत अहम, प्रभावशाली और प्रखर मानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवल, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल, और वहां पर क्यों है विवाद, इस पर डालेंगे नजर। जुड़ रहिए न्यूज पंच के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां स्कूल सेवा आयोग में नौकरी पाने के इच्छुक असंतुष्ट अभ्यर्थी हैं। उन्होंने चाय की केतलियां, पकौड़े और मूढ़ी के पैकेट लेकर गुरुवार को महानगर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चाय और नाश्ता बेचकर स्वरोजगार के सुझाव की वजह से अभ्यर्थियों ने ये प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में महानगर में 2 अलग अलग मार्च निकाले गए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ममता के बिगड़े बोलों की वजह से आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर उतर आए ये SSC के छात्र, और साफ तौर पर उनकी वजह से आप देख सकते हैं कि माहौल बिगड़ता हुआ। वहीं आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से ममता बनर्जी ने एक बार फिर विवादास्पद वाणी का इस्तेमाल किया, उन्होंने जिस तरह से जो बयान दिया वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आखिरकार ये कल हुआ क्या है कोलकाता में, उससे आपका तारुफ कराते हैं। तो कोलकाता में चाय पकौड़े के साथ प्रदर्शन हुआ। नाराज बताए जा रहे हैं SSC के छात्र। आप दोनों विंडोज में देख सकते हैं, एक तरफ जहां पर SSC के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ माइक पर एक मंच से संबोधन देती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। यहां पर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तो आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चाय, मूढ़ी और इस तरह का काम खोलकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर चाय बेची जा सकती है, ये उनका मानना है। और उस लिहाज से आप इन तस्वीरों के माध्यम से, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि सड़कों पर छात्र उतर आए, 2 अलग अलग जगह मार्च निकाला गया। बंगाली भाषा में उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आइए, चलिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी यहां पर बयानबाजी करती हुई नजर आई। वहीं कोलकाता में चाय और पकौड़ों के साथ ये प्रदर्शन इसीलिए किया गया जो विवादास्पद बयान उन्होंने दिया। इसीलिए SSC के जो अभ्यर्थी थे
वो नाराज हुए और सड़कों पर उतर आए। ममता के बयान से आहत हैं एसएससी के छात्र। चाय और नाश्ता बेचकर आप पैसा कमाइए, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि बस स्टैंड या रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप चाय बेचिए, बिस्कुट घुंघनी जो चना बनाया जाता है और बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल में, उसे बेचकर आप पैसा कमाइए, यानी कि स्वरोजगार कीजिए। इसी बयान के विरोध में मार्च निकाला गया। पहला मार्च था विकास भवन के बाहर, ये प्रदर्शन किया गया, यानी कि इस तरह की बयानबाजी, वो भी इतने उच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री साहिबा द्वारा दी गई। बयान के विरोध में लगातार मार्च निकाला गया। विकास भवन के बाहर ये पहला प्रदर्शन हुआ और वहीं सियालदह से धर्मतला तक पैदल मार्च निकाला गया। अब मांगे ये हैं कि जो खाली पड़े हुए पद हैं उनमें नौकरियों की बहाली की जाए, और वहीं अभ्यर्थियों का बड़ा आरोप ममता सरकार पर यह है कि भ्रष्टाचार है। जब हम नौकरियों की, रोजगार के मोर्चों पर असीम विकल्पों की बात करते हैं, वहां विकल्प ना होकर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। जो नौकरियां अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी उन्हें बेच दिया गया, और नियुक्ति प्रक्रिया में भी बहुत अशुद्धियां हैं, विसंगतियां हैं। यहां तक कि जब शिक्षा मंत्री से ये प्रदर्शनकारी मिलना चाहते थे तो उन्होंने इनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। तो ये जो कल वहां हुआ, लेकिन आखिरकार इस पूरे विवाद की जड़ क्या है, यानी कि ये बात शुरू कहां से हुई? तो 2016 में अगर कुछ साल पीछे आपको लेकर जाऊं तो स्कूली शिक्षक भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल में हुआ था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26,000 नौकरियां रद्द की जाए। रद्द क्यों की जाए? ताकि नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन इस आदेश की अवहेलना की गई, अनदेखी की गई, पुराने उम्मीदवारों को ही वरीयता दी गई, और कोर्ट के इस आदेश की पश्चिम बंगाल सरकार ने अनदेखी की। हुआ ये कि जो अयोग्य पुराने उम्मीदवार थे उन्हें 10 अतिरिक्त अंक, 10 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए पेपर्स में, और इस पूरे लाभ से जो नए परीक्षार्थी थे वो वंचित रहे। अब इस विरोध प्रदर्शन के पीछे उनकी मांगे क्या हैं वो भी आपको बताएं। तो विवाद हमने आपको बताया, आखिरकार वो मांग क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये 10 अतिरिक्त अंक, यानी कि ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स आपने अनुभव के नाम पर दिए, एक तो उसे रद्द किया जाए, जो खाली पड़े पद हैं उन्हें भरा जाए, और CLST2 की जो OMR शीट है उसको प्रकाशित किया जाए, यानी कि उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं सौरभ दत्ता। सौरभ, ये किस तरह के बोल ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक मंच से कहे कि अगर आपको रोजगार कमाना है तो चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए, और खास तौर पर उन अभ्यर्थियों से जो शिक्षित, प्रशिक्षित हैं और SSC के पेपर्स दे रहे हैं, और ऐसे में बहुत आहत हुए इस बयान से वो। अचल देखिए, यही सवाल प्रदर्शनकारियों का भी था। उनका कहना है कि वो शिक्षक बनना चाहते हैं, और वो शिक्षक किसी के सिफारिश से नहीं बनना चाहते हैं, अपने दम पर बनना चाहते हैं। उनका जो मेरिट है, मेरिट के बल पर बनना चाहते हैं, और इसको चलते ही उन्होंने कहा कि हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1000 रुपया लीजिए, 1000 रुपया लेकर स्टेशन और बस स्टैंड में जाके चाय पकौड़े बेचिए या फिर कुछ और बेचिए, मिठाई बेचिए। तो ये कैसा प्रपोजल है, ये कैसा प्रस्ताव है? हम शिक्षक बनना चाहते हैं, और उनका ये कहना है कि हम शिक्षक जो बनना चाहते थे वो शिक्षक बन नहीं पाए, क्योंकि जो घोटाले हुए उसमें TMC के जो भूतपूर्व जो शिक्षा मंत्री थे उनके इन्वॉल्वमेंट पाए गए, और काफी जिले में उनके जो छोटे बड़े नेता है, जो MLA है, जैसे जीवन कृष्ण शाह अभी भी हिरासत, फिर से उनको हिरासत में ले गया है, और भी ज्यादा जो बोर्ड के लोग हैं उनके नाम भी सामने आए थे, MLA के नाम भी सामने आए थे। तो उनका कहना है कि 2016 में जो घोटाला हुआ था, जो 26,000 करीब 26,000 लोगों का सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी खारिज कर दिया, फिर नए सिरे से नियोग हुआ। तो उस नियुक्ति में भी अगर सवाल ममता सरकार पर आएगी, इसलिए ममता सरकार ने क्या किया कि उनका कहना है कि पुराने जो छात्र थे उनको 10 नंबर अतिरिक्त देने का प्रपोजल किया। उनका कहना है कि ये 10 नंबर किस एक्सपीरियंस के बुनियाद पे आप दे रहे हैं? जो पूरा जो नियोग पैनल है वही तो सवालों के घेरे में है, तो फिर आप ये 10 नंबर कहां से दे रहे हैं? और उनका कहना है अगर आप ये 10 नंबर उनको ज्यादा देंगे तो जो नए जो फ्रेशर्स जो है, जो अभी नौकरी के लिए इस जो एग्जाम हुआ उसमें शामिल हुए, वो वंचित होंगे। तो इसी को कहते हुए ममता बनर्जी की जो ये बुधवार की जो बयान थी उसको सामने रखकर ये प्रदर्शन हुआ। वही सौरभ, क्योंकि शिक्षा मंत्री से मिलने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई,
जिसे सिरे से खारिज किया गया। ऐसे में तमाम जो विसंगतियां अगर हम देखें इस पेपर में रही हैं, उस लिहाज से एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और शायद इसीलिए जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं, क्योंकि जिस मेहनत के साथ उन्होंने तैयारी की वो कहीं ना कहीं अब वेस्ट होती हुई नजर आ रही है। आचल देखिए, जांच जो ये प्रक्रिया है, नियोग प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू से ये मांग है कि आप लोगों ने ये घोटाला किया, ये अदालत में कहा कि आप एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कीजिए। लेकिन सरकार की दुविधा क्या है? सरकार की दुविधा है जो 26,000 जो नौकरी चले गए हैं, उस 26,000 में सरकार किसी को किसी को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि चुनाव आ रहा है सामने। जो छूटेगा उसका वो टूटेगा। जो गुस्सा है वो गुस्सा ईवीएम में दिखेगा। जी। तो सरकार चाहती है जैसे तैसे करके हो एक बैलेंस करना चाहती है, और इस बैलेंस के चलते ये फिशर्स जो है वो कह रही है आप वोट बैंक की बैलेंस कर रही है, और हमें रास्ते पे कह रही है आप चाय बेचिए, पकौड़ा बेचिए। हमें चाय पकौड़ा बेचना नहीं है, हमें कक्षा में जाना है, छात्रों को पढ़ाना है, हम शिक्षक बनना चाहते हैं। और वहीं अच्छा। अब जो तमाम मांगे इन अभ्यर्थियों द्वारा रखी गई हैं, किस तरह का एक कॉमन कंसेंसस आप निकलते हुए देखते हैं, या वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर किस तरह से सरकार और अभ्यर्थियों के बीच बातचीत आगे संभव हो पाएगी? रास्ता क्या है? देखिए, अभी जो एसएससी ये जो काफी पेचीला रास्ता है, क्योंकि पेचीला पूरा जो विषय है इसमें काफी पेचीला है, क्योंकि ये 9, 10, 11, 12 के है, उसमें ओएमएस शीट का इशू है, उसमें किसको कितना नंबर मिलेगा, इंटरव्यू में कितना नंबर मिलेगा, ये पूरे घोटाले के जरिए सारी बातें इतना पेचीला हो चुका है कि अभी सरकार भी उस गुत्थियों को सुलझा नहीं पा रही है जी। और क्योंकि उनका वोट बैंक का भी ध्यान में रखना पड़ रहा है कि किसी को। तो वोट बैंक की राजनीति आज विकास और छात्रों के भविष्य से कहीं ना कहीं ऊपर नजर आ रही है जब हम पश्चिम बंगाल सरकार की बात करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो शीतकालीन सत्र में किस तरह के तमाम विधेयक जो है वो पारित किए गए, जो लोकहित और जनहित से जुड़े थे, उन पर करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद विकास स्वागत। और अब बात परमाणु ऊर्जा से मिलती हुई शांति की। जी हां, परमाणु ऊर्जा को अब मिलेगी रफ्तार, क्योंकि संसद से पारित हो गया है शांति बिल। कई अहम विधेयकों पर हमने देखा कि इस शीतकालीन सत्र में जो आर्थिक सुधारों, लोकहित और जनहित से जुड़े हैं, उन्हें पारित किया गया। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि संसद में ये शांति बिल पारित किया गया है, इसमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में किस तरह से अब एक युगांतकारी बदलाव आएगा। तो संसद में शांति बिल पारित, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में इसमें जो निजी कंपनियां हैं भागीदारी मिलेगी, भारत के रूपांतरण के लिए वो काम करेंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल को और मजबूत बनाने पर फोकस है। साथ ही साथ जो सांसद जितेंद्र सिंह हैं, उनका कहना है कि सुरक्षा के जो मानक हैं उनसे कोई समझौता नहीं किया गया और सरकार के मुताबिक जो मौजूदा व्यवस्था है वो सुरक्षा से जुड़ी हुई है और ये ऐसे इंटैक्ट रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत कई वैश्विक मंचों पर अगुवाई की बात कर चुका है, प्रखरता और मुखरता के साथ। और ऐसे में जब हम अन्य विकल्पों की बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए, उसमें परमाणु ऊर्जा का अहम स्थान है। आइए अब समझते हैं कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं अमरेंद्र के पास। अमरेंद्र, जिस तरह से भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता में और बढ़ोतरी की जब हम बात करते हैं तो फ्यूलअप करता नजर आएगा ये शांति बिल, जिसे कल पारित कर दिया गया है परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिहाज से।
देखिए आंचल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से विकसित भारत की परिकल्पना की है। उसके लिए लगातार वो हर सेक्टर में काम करते आ रहे हैं और 2047 के अगर विकसित भारत की परिकल्पना करनी होगी तो आपको ऊर्जा सेक्टर में और आत्मनिर्भरता लाने के लिए यह प्रयास करना जरूरी था, क्योंकि यह समय की मांग थी। आपको पता है कि ऊर्जा जो सेक्टर है उसमें भारत की जो अभी जो परसेंटेज है वो तकरीबन 9% है। तो भारत सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 2032 तक 22% अपना लक्ष्य रखा है और 2047 तक इस लक्ष्य को जो है 100% रखा गया है। देखिए बिल अगर देखें आप शांति को, तो ये बहुत समय से मांग थी, क्योंकि जो शांति बिल है उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि अभी तक इस पे पूरी तरह से जो परमाणु सेक्टर है और जो भारत सरकार है उसका उसमें कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन इस बार पहली बार जो है फॉरेन प्लेयर्स और विदेशी प्लेयर के साथ साथ जो प्राइवेटाइज कंपनियां हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया गया आंचल। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि किस तरह से बीमा के क्षेत्र में 100% एफडीआई को अनुमति मिली है, वहीं इस तरह से परमाणु सेक्टर के क्षेत्र में 49% जो है गवर्नमेंट ने एफडीआई क्षेत्र के लिए छूट दिया। और इसके बाद जो इसमें दिक्कतें थी आंचल, इसमें दायित्व को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही थी। अगर आपने देखा होगा कि 2010 में जब जापान में जो परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद दायित्व को लेकर कहीं ना कहीं एक सोच थी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर आना नहीं चाहता था। तो गवर्नमेंट बहुत समय से प्लान कर रही थी और ये लगभग 6 दशक बाद इसको सॉलिड तरीके से इसे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, जो एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आएगा पूरे एनर्जी सेक्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ ये जो बिल पारित हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की बात करते हैं एनर्जी के क्षेत्र में। तो फिलहाल न्यूज़ पंच में अभी के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कुछ और नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।